हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की ज्योग्राफी भूगोल का लेकर आए हैं। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन का अभ्यास प्रश्न का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के पास। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख 19.27%। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घ 7। वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घ 60.11%। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग मध्य प्रदेश। ये वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख 3 वर्गों में। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के पास। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख 26,200। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क, बुक में आंसर रहेगा क, वही उत्तर सही है। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, ये वीवीआई क्वेश्चन है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आप लोगों के पास। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख 4 अरब हेक्टेयर। ठीक है, फिर आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ये वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क अफ्रीकी कन्वेंशन। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? बुक में आपको 4 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन ही हम दिए हैं, ख इज द राइट आंसर, डॉल्फिन। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, हर साल ये एग्जाम में आता है। जब भी आप एग्जाम दोगे तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग मयूर। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख सुंदरबन में। ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आप लोगों के पास। टेक्सोल का उपयोग होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैंसर में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चरक का संबंध किस देश से था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग भारत से। अब देखिए हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न पे आ गए हैं। का क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सर्वाधिक वन क्षेत्र बिहार के 38 जिलों में से 21 जिले में वन विस्तार के रूप में मौजूद है, जैसे पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों के वनों की स्थिति बेहतर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 37,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है,
फिर आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा वन विनाश के मुख्य कारक निम्नलिखित है। सबसे पहला कारण यह है कि मानव लोग वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिससे वनों का काफी मात्रा में नुकसान होता ही है एवं पर्यावरणीय संतुलन भी बिगड़ता है। एवं मानवों द्वारा वन को संरक्षण पर ध्यान न दिया जाना भी वन विनाश के मुख्य कारक है। ओके, कितना सिंपल सा आंसर है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसे बना भी सकते हैं और बनाना भी जरूरी है। फिर 3 है वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन निम्नलिखित है। वन का सबसे पहला महत्व जीव जंतुओं को ऑक्सीजन प्रदान करना होता है। दूसरा महत्व भोजन करने के लिए फल देना। तीसरा महत्व खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियां प्रदान करना। चौथा महत्व रोगों के निवारण हेतु औषधि प्रदान करना। और पांचवा महत्व यह है कि वन वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करके वायुमंडलीय संतुलन को बनाए रखना इत्यादि। ओके, हम यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करके लिखे हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, फिर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा वन्य जीवों के ह्रास यानी कि हानि के 4 प्रमुख कारक निम्नलिखित है। पहला यह है कि मनुष्यों की लालच वन्य जीवों का आखेट यानी कि शिकार करना होता है, जिससे वन्य जीवों को काफी मात्रा में हानि होती है। दूसरा, वन्य जीवों को अपहरण कर गुप्त स्थान पर रखना। तीसरा है कि इन्हें पकड़कर व्यापार करना। तथा चौथा, राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कालाबाजारी एवं तस्करी करना इत्यादि कारण है। ओके, यहाँ पे कालाबाजारी कहने का अभिप्राय है राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से या दूसरे देश में या एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में बेचना। ओके, फिर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जो कि VVI क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की चांस रहता है। क्या है देखते हैं हम लोग। वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है यहाँ पे वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी बहुत सारे रीति रिवाज हैं, जिनमें एक प्रमुख है कि लोग वृक्ष को पूजा करते हैं तथा पूज्य मानते हैं, क्योंकि वृक्ष हमें जीने के लिए वायु प्रदान करता है, भोजन के लिए फल और आराम करने के लिए छाया प्रदान करता है। अतः हम सभी मानवों को नया जीवन देता है एवं पशु पक्षियों को ठहरने की जगह भी प्रदान करता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह रीति रिवाज वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहायता प्रदान करता है। ओके, सब सिंपल सा आंसर है, कुछ हार्ड भी नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि VVI क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहता है कि चिपको आंदोलन क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट उत्तर प्रदेश टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधा को घेर कर इसकी रक्षा करते थे। इसे कई देशों में स्वीकारा गया। ओके, इसे ही चिपको आंदोलन कहते हैं, चिपको मूवमेंट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि VVI है। कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंपल सा, कैंसर रोग के उपचार में वन का यह योगदान है कि हिमालय यव यानी कि चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष को हिमालय यव कहते हैं, एक औषधि पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ी की छाल, पत्तियां, टहनियां और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे
कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा कृष्णासार, ब्लैक बक, चीतल, चिनकारा, भेड़िया, वुल्फ, नीलगाय, फिर भारतीय कुरंग, इंडियन गैजल, गेंडा, राइनोस, ओके, गिर सिंह, गिरलॉइन, हसावार, फ्लेमिंगो, सारंग, बुस्टर्ड, हरा सागर कछुआ, ग्रीन सी टर्टल, इटीसी इत्यादि। ओके, इतना है 10 लुप्त होने वाले पशु और पक्षियों के नाम। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। वन्य जीवों के ह्रास के प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। ये खुद आपसे लिखना है, आपको लिखना है। बुक में कहीं आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलने वाला है। तो उत्तर हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि वन्य जीव जंगलों में रहते हैं एवं मनुष्य द्वारा चलाया जाने वाला वाहन जैसे बस, रेलगाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि से प्रदूषण ज्यादा फैलता है, जिससे जीवों को हानि होती है एवं कभी कभी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जंगल में आग लगाकर अपना घर बनाने हेतु जगह बनाते हैं, जिससे धुआं निकलता है। अतः यह धुआं भी प्रदूषण का ही कारण है। ओके, जिससे वन्य जीवों का ह्रास काफी मात्रा में होता है और वन्य जीवों की संख्या में गिरावट आ जाती है। फलतः वास स्थान उपलब्ध रहने के बावजूद वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आप लोगों के पास। भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम और क्षेत्रफल एवं राज्यों के नाम बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैवमंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल और राज्य के नाम। पहला है कंचनजंगा का क्षेत्रफल कितना है 2619.92 और राज्य के नाम है उत्तर और पश्चिम सिक्किम के भाग। फिर सेकेंड है नंदा देवी का क्षेत्रफल कितना है 2236.74 और राज्य का नाम क्या है उत्तराखंड। ओके, और बुक में भी ढेर सारा है, आप लोग और भी लिख सकते हैं अगर बुक होगा तो, वरना यही लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है, वन्य एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा वन एवं वन्य जीवों का महत्व आज भी हमारे देश भारत में देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वन हम मानवों के लिए अत्यंत लाभदायक है। जैसे सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, वो हमें वन से प्राप्त होता है। तथा जब हम मनुष्य किसी रोग से गुजर रहे होते हैं या किसी बीमारी से गुजर रहे होते हैं, तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो कि हमें औषधि प्रदान करते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। तथा वन वर्षा को आकर्षित करती है, जिससे हमारे आसपास के वातावरण में खुशियां छा जाती है एवं पौधे में लगे फल फूल से मनुष्य अपने मानने वाले ईश्वर को पूजा करते हैं। ओके, जिससे पूजा करता है, जिससे वातावरण सुगंधित रहता है। अब हम बात करेंगे वन्य जीवों के महत्व का। ये जीव भी हम मनुष्यों के लिए मनोरंजनदायक होते हैं, क्योंकि मनुष्य वन जीवों को देखकर प्रसन्न एवं आनंदित होते हैं। एवं कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिससे मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करता है। ओके, जैसे गाय, यह मनुष्यों के लिए जैसे कि गाय यह मनुष्यों के लिए माता के समान है, क्योंकि यह दूध देती है, जिससे कई सारे पकवान भोजन बनते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और इसके गोबर से मानव पूजा करते हैं। गाय एक तरह से देवी के समान भी है। ओके, देखते हैं पूजा में, शादी हो या पूजा हो, गोबर का उपयोग होता है और गाय का दूध का
बहुत सारे मिठाइयाँ बनते हैं और पता नहीं बहुत सारे थिंग्स बनते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के पास, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वर्णन विस्तार से कीजिए। ध्यान से इसको आपको देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण निम्न है। पहला है अत्यंत सघन वन, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक। फिर देखिए 2 है सघन वन, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 40 से 70%। फिर 3 है खुले वन, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 10 से 40%। 4 आ गया आप लोगों के पास झाड़ियाँ। झाड़ियाँ में क्या है देखते हैं, झाड़ियाँ एवं अन्य वन, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 10% से कम। फिर 5 है मैंग्रोव वन, ये तटीय वन है, ओके, तट के किनारे ये पाया जाता है। तो आइए सब के बारे में विस्तार से हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक बनता है। फिर देखिए अत्यंत सघन वन, भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व 75% से अधिक है, ओके। फिर आइए हम लोग देखते हैं सघन वन। सघन वन इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 3% है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यहाँ वनों का घनत्व 62.99% है, ओके। अब आइए हम लोग देखते हैं खुले वन। खुले वन के बारे में हम लोग जानकारी पाते हैं। 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12%। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व 2.89% है। फिर देखिए 4 है झाड़ियाँ एवं अन्य वन। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है, इसलिए यह क्षेत्र इसी वर्ग में सम्मिलित है। इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुछ भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% है, ओके। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्या है, मैंग्रोव तटीय वन। इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है बिहार बोर्ड। तो हो जाएगा विश्व के तटीय वन क्षेत्र मैंग्रोव्स का मात्र 5%, 4500 किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में है, जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला है, जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में है। इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। कुल मिलाकर 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव्स वन है, जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, केरल एवं दमन दीव शामिल हैं। फिर देखिए देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.14% क्षेत्र 4.4 लाख हेक्टेयर में ही मैंग्रोव है। पश्चिमी बंगाल में सबसे बड़ा क्षेत्र अर्थात 47.6% क्षेत्र इसके अंतर्गत है, जबकि गुजरात दूसरे स्थान पर है। यहाँ 21% क्षेत्र में मैंग्रोव्स का विस्तार है और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ मात्र 14% क्षेत्र में मैंग्रोव्स फैला है, ठीक है। तो इसका अब
क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आप लोगों के पास। जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से लिखें। ये जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे की जातियां, प्रजातियां, उपजातियां काफी मात्रा में पाया जाता है और इसे राष्ट्र के स्वस्थ जैव मंडल एवं जैविक उद्योग के लिए समृद्ध जैव विविधता का होना जरूरी है। अतः जीवों में विविधता ही जैव विविधता कहलाता है। सिंपल सा है यहाँ पे कि जीवों में विविधता ही जैव विविधता कहलाता है। ओके, और यह मानव के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें भोजन, औषधियाँ, भेषज, दवाइयों, रेशे, रबर और लकड़ियाँ का साधन है। कई सूक्ष्म जीवों का उपयोग बहुमूल्य उत्पाद तैयार करने के लिए उद्योग में प्रयोग होता है। यह हमें मुफ्त में बहुत सारे पारिस्थितिकीय सेवा प्रदान करता है। जैव विविधता का उपयोग बहुत सारे औषधीय उपयोग में होता है। बहुत सारे तत्व से रोग उपचार गुणों के पौधे से प्राप्त किया जाता है, जैसे मार्फिन। देखिए, जैसे मार्फिन का उपयोग दर्द निरोधक के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि मार्फिन का उपयोग किस लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा बिहार बोर्ड, तो इसका उत्तर हो जाएगा दर्द निरोधक के लिए। ओके, बीच बीच से भी अब क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो आप लोग को एक एक लाइन को अच्छे से देखना है, ठीक है। और इसे पापावर सेनिफेरम से प्राप्त किया जाता है। क्यूनाइन मलेरिया के लिए उपयोगी है। यह चिंचोना लेडजेरियाना से प्राप्त होता है। टैक्सोल का पूछता है। टैक्सोल कैंसर रोधी औषधि है जो एक प्रकार के सदाबहार वृक्षों के छाल टैक्सस बेककेटा एवं टी ब्रविफोलिया से प्राप्त किया जाता है। अधिकतर परंपरागत दवाइयों का निर्माण पौधों से होता है। लगभग 25% भोजस्य दवाइयाँ केवल 120 पौधीय प्रजातियों से तैयार किया जाता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आप लोगों के पास। विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जगत के ह्रास के कारक हैं। तो उत्तर हो जाएगा मानव क्रियाएं प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जगत के ह्रास के कारण हैं, जिनमें 3 प्रमुख है जो अग्रलिखित है। मेरा पेज यहाँ पे एंड हो गया था, आगे लिखना था इसलिए हम लिखे अग्रलिखित है। अगर आपका पेज इसके नीचे बचता है तो आप लिखें यहाँ पे निम्नलिखित है। ओके, तो देखिए पहला है प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास जंगल, मैदानी क्षेत्र, नदियां, तालाब, वेटलैंड, पहाड़ी एवं तराई आदि हैं। जनसंख्या में तीव्र गति से हो रही वृद्धि, औद्योगिक विकास, शहरीकरण, बड़े बांध या अन्य परियोजनाएं इनके आवास की अतिक्रमण कर रही है। यातायात की सुविधाओं में वृद्धि के कारण भी वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हुआ है। प्राकृतिक निवास स्थान छिन जाने के दबाव से वन्य जीवों की सामान्य वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता में कमी आ गई है। फिर देखिए सेकेंड क्या है, प्रदूषण जनित समस्या। बढ़ते प्रदूषणों ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। इनमें वन्य जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारण परावैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव है। इसके अलावे वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन एवं वन्य जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। जीवन चक्र को पूर्ण किए बिना नए पौधे या जंतु का जन्म नहीं हो सकता है। फलतः वास स्थान उपलब्ध रहने के बावजूद वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। फिर देखिए तीसरा क्या है आप लोगों के पास, आर्थिक लाभ। रंग बिरंगी तितलियों से लेकर मेढकों, पक्षियों और जंगली जानवरों, कछुआ, तोता एवं अन्य स्थानीय परिंदों का अवैध शिकार कर इन्हें बेचा जाता है। इनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काला बाजारी होती है तथा निरंतर शिकार भी वन्य जीवों के लिए एक बड़ी चुनौती है।
अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लगता है जो कि लास्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। इसे भी समाप्त कर लेते हैं। भारतीय जैव मंडल क्षेत्रों की चर्चा विस्तार से कीजिए। उत्तर हो जाएगा भारतीय जैव मंडल क्षेत्रों की चर्चा निम्नलिखित है। पहला है नीलगिरी, जिसका क्षेत्रफल 5,520 है। यह वायनाड, नगरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, नीलम्बूर, साइलेंट वैली और तिरुवली पहाड़ियाँ यानी कि तमिलनाडु में है। केरल और कर्नाटक में स्थित है। ओके, मेरा यहाँ पे छूट गया था इसलिए यहाँ पे लिखे थे, आप लोग इस लाइन में लिखिएगा में स्थित है। ओके, फिर देखिए सेकेंड है आप लोगों के पास नंदा देवी, सेकेंड है नंदा देवी, जिसका क्षेत्रफल 2236.74 है। ओके, यह चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों का भाग उत्तराखंड में स्थित है। तीसरा है नोक्रेक, जिसका क्षेत्रफल 820 है और यह गारो पहाड़ियों का भाग मेघालय में स्थित है। ओके, गारो खासी जयंतियाँ पढ़ने को मिलेगा। 4 है मानस, जिसका क्षेत्रफल 2837 है और यह कोकराझार, बोंगाई गांव, बरपेटा, नलबाड़ी, कामरूप व दारंग जिलों के हिस्से असम में स्थित है। 5 है सुंदरवन, जिसका क्षेत्रफल 9630 है और यह गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा और इसका भाग पश्चिम बंगाल में स्थित है। 6 है मन्नार की खाड़ी, जिसका क्षेत्रफल 10,500 है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी का भारतीय हिस्सा तमिलनाडु में स्थित है। 7 है ग्रेट निकोबार, जिसका क्षेत्रफल 885 है। यह अंडमान निकोबार के सुदूर दक्षिणी द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 8 है आप लोगों के पास सिमिलीपाल, सिमिलीपाल, जिसका क्षेत्रफल 4374 है। मयूरभंज जिले के भाग उड़ीसा में स्थित है। 9 है डिब्रू साइखोवा, जिसका क्षेत्रफल 765 है और यह डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले के भाग असम में स्थित है। 10 है दिहांग देवांग, जिसका क्षेत्रफल 5111.5 है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग और देवांग जिलों के भाग में स्थित है। 11 है आप लोगों के पास कंचनजंगा, जिसका क्षेत्रफल 2619.92 है। यह उत्तर और पश्चिम सिक्किम के भाग में स्थित है। 12 है पंचमढ़ी, जिसका क्षेत्रफल 4926.28 है और यह बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिलों के भाग मध्य प्रदेश में स्थित है। 13 है अगस्त्य मलाई, जिसका क्षेत्रफल 1701 है। यह केरल में अगस्त्य मलाई पहाड़ियाँ में स्थित है। 14 है आप लोगों के पास अचानकमार, पता नहीं कैसा कैसा नाम है फ्रेंड्स, अचानकमार अमरकंटक, जिसका क्षेत्रफल 3835.51 है। यह मध्य प्रदेश में अनूपपुर और दिंडोरी जिलों के भाग हैं और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के भाग में स्थित है। ओके, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ठीक है, तो हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का और पॉलिटिकल साइंस का तीनों वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा अगर नहीं देखे हैं तो। और इसका भी जल्द से जल्द ख़त्म करके आपदा प्रबंधन का वीडियो बनना शुरू हो जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।